हेलो स्टूडेंट्स, क्लास शुरू हो चुकी है और बच्चों ने क्लास में आना शुरू कर दिया है। और सबसे पहले देखते हैं किसकी गुड इवनिंग मिलती है। सबसे पहले मानसी त्यागी क्लास में है। मानसी, गुड इवनिंग। श्रेया गुप्ता भी क्लास में आ चुकी है। श्रेया गुड इवनिंग। और चित्रा गुप्ता भी हमारे साथ हैं। चित्रा जी, गुड इवनिंग। और कुछ बच्चे सुबह क्लास ले चुके हैं, इसलिए वो इस टाइम अवेलेबल नहीं होंगे। और आप सब जानते हो कि टॉपिक हमारा चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये टॉपिक हमारा चल रहा है। और हम ये जान चुके हैं कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन द परफेक्ट हेल्थ। कि परफेक्ट हेल्थ क्या है उसको डिफाइन करने वाला WHO है। ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज द परफेक्ट हेल्थ। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दैट वाज टोल्ड बाय WHO। ठीक है। और हम ये भी जानते हैं फिजिकल हेल्थ का मतलब डिजीज फ्री बॉडी होता है। मेंटल हेल्थ का मतलब प्रॉपर एनालिसिस और एक्सप्रेशन होता है। और सोशल हेल्थ का मतलब जो सोशल रिलेशंस हैं और रूल्स हैं सोसाइटी के, उनको फॉलो करना होता है। तो जो जो जिस पर्सन में तीनों कॉम्बिनेशन परफेक्ट होते हैं उसकी हेल्थ परफेक्ट होती है। और हम ये भी जानते हैं डिजीज जो बॉडी के ऑर्गन या ऑर्गन्स हैं उनका इम्प्रॉपर फंक्शनिंग, वो सही से काम ना कर रहे हो, वो डिजीज है। ये जो बॉडी के पैरामीटर्स हैं वो रेंज हो जाएं, वो भी डिजीज है। ये सब पिछले कल का रिकैप कर रहा हूं मैं। और हम ये भी जानते हैं डिजीज दो तरह की हैं। एक को इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल बोलते हैं और दूसरे को नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल बोलते हैं। अब जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं दे ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अदर पर्सन। ये फिर दो तरह की मैंने बताई थी। एक होती है कॉन्टाजियस कॉन्टाजियस जो कॉन्टैक्ट से ट्रांसफर होती हैं। एक नॉन कॉन्टाजियस जो किसी वेक्टर से या ब्लड से या किसी और मेथड से ट्रांसफर होती, डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होंगी, कॉन्टैक्ट से नहीं होंगे, लेकिन कोई ना कोई वेक्टर या मीडिएटर इसमें चाहिए होगा। और नॉन इन्फेक्शियस वो होती हैं जो इंडिविजुअल स्पेसिफिक हैं, किसी भी तरह से एक इंसान दूसरे में ट्रांसफर नहीं होंगी। और मान से उसका एग्जाम्पल मैंने बोला था एलर्जी और कैंसर आर द कॉमन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कि हमें तीन डिजीज पढ़नी है बैक्टीरिया की, एक टाइफाइड, एक निमोनिया और एक कोलेरा। तो टाइफाइड हम पूरा कर चुके थे, आपको याद है। जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी या टाइफीमोरियम। ये हमारे इंटेस्टाइन में पैरासाइट है। और इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। सिम्टम्स में बताया था, हाई फीवर होता है, बॉडी पेन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, वीकनेस आ जाती है। और विडाल टेस्ट इसका डिटेक्शन या डायग्नोस के लिए जो टेस्ट होता है वो विडाल टेस्ट है। एंटीबायोटिक्स इसके ट्रीटमेंट लिए अवेलेबल है। टाइफाइड मैरी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो बताया गया था। एंट्रिक फीवर बोलते हैं, ये भी हमने बताया था, इंटेस्टाइन में पैरासाइट होने की वजह से एंट्रिक फीवर भी इसको चिताली गुप्ता हम बोलते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं आज का टॉपिक। नेक्स्ट डिजीज जो बैक्टीरिया से होती है और उसका नाम है निमोनिया। तो पहले हम क्या पढ़े, निमोनिया। तो बच्चों हम क्या पढ़े, नंबर 2 डिजीज बैक्टीरिया की निमोनिया। निमोनिया तो देखिए जिस बैक्टीरिया से होती है उसका नाम आप जानते हो। जो जब हमने पढ़ा था मोलेकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पर ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आपको याद आ रहा होगा। उसमें हमने कहा था कि जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है उसके दो स्ट्रेन है, एस और आर। और जो एस है दैट कोज निमोनिया इन माइस, ये हमने कहा था। तो ये वही बैक्टीरिया है जो निमोनिया हमारे में भी करता है। तो कोज्ड बाई, करता कौन है, कोज्ड बाई, करने वाला, कोज्ड बाई, जो करता है उसका नाम हम बता रहे हैं, वो है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, निमोनी। एंड एक बैक्टीरिया और है, एंड हीमोफिलस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इन्फ्लुएंजी। ये दो बैक्टीरिया हैं, लेकिन अगर हमें एक सेलेक्ट करना हो तो हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी करेंगे। मेन बैक्टीरिया यही है। एक्चुअली ये एनसीईआरटी कह रही है ये बैक्टीरिया भी करता है,
ये बैक्टीरिया हमें इन्फ्लुएंजा कोज करता है, जिसको नजला बोलते हैं, वो कोज करता है। पर अक्सर निमोनिया के साथ साथ इस बैक्टीरिया के साथ ये बैक्टीरिया भी मौजूद होता है, पर करने वाला यही है। ठीक है, अगर दोनों है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अलग अलग हैं तो फिर हमारा आंसर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया होगा, ये हमें निमोनिया करता है। अब ये पैरासाइट कहाँ पर है, आप सब जानते हो, इट इज लंग पैरासाइट। हमारे लंग्स में पैरासाइट होता है, तो इट इज पैरासाइट इन लंग्स, अफेक्टेड ऑर्गन, affected organ, lungs, because it is lung parasite। क्यों बोल रहा हूं मैं इसे, because it is lung parasite। तो ये पैरासाइट हमारे लंग्स में रहता है, लंग्स में इन्फेक्शन करता है। और हम ये भी जानते हैं कि इसका ट्रांसमिशन कॉन्टाजियस है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होता है। जो इन्फेक्टेड पर्सन है अगर उस कॉन्टेक्ट में रहते हैं तो ये ट्रांसफर हो जाता है। अक्सर ये चिल्ड्रन में होता है और ओल्ड एज में होता है। यंग एज में निमोनिया, यूथ में निमोनिया कम चांस होते हैं, क्योंकि यूथ हैज ए परफेक्ट लेवल ऑफ इम्यून सिस्टम अगेंस्ट दिस बैक्टीरिया। तो अक्सर बचपन में ऐसा हम कोई नहीं शायद रहा हो जिसको एक आध बार निमोनिया ना हुआ हो, और अब संभावना कम है, लेकिन ओल्ड एज में, बुढ़ापे में फिर संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए अर्ली और लेट एज में होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो इसमें ट्रांसमिशन क्या है, ट्रांसमिशन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ट्रांसमिशन इट इज कॉन्टाजियस, इट इज कॉन्टाजियस। सो ट्रांसफर by the contact of infected person, contact of infected person, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट से ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो एक्सपिरेशन में जो एयर बाहर उसके साथ बाहर आता रहता है, वो एक्सपायर करेगा और हम इंस्पायर करेंगे, तो बैक्टीरिया उससे हमारे लंग्स में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये बिल्कुल कॉमन मेथड है, और इसलिए जिन बच्चों को निमोनिया होता है, जो हेल्दी बच्चे हैं उनको उससे अलग रखा जाता है और कहते हैं बच्चों आप में भी ट्रांसफर हो जाएगा। और शेयरिंग ऑफ बिलोंगिंग्स एंड शेयरिंग ऑफ बिलोंगिंग्स, ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी आप चीजें यूज करोगे तो उससे भी ट्रांसफर हो जाता है। जैसे हम उसका हैंकी यूज करें तो बिल्कुल ट्रांसफर होगा। हम उसके एज मोबाइल, कंप्यूटर, ठीक है, मोबाइल, कंप्यूटर, यूटेंसिल्स, बर्तन, एंड हैंड कर्चीफ एक्सेट्रा, रुमाल। तो अगर इसके यूज करते हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जो चित्राली गुप्ता, ये हमें ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर है। और श्रेया गुप्ता हम भी, आप और हम जानते हैं कि ये एक थोड़ी सी डेंजरस बीमारी है, इससे काफी नुकसान मानसिक बच्चों को हो सकता है और कई बार तो जानलेवा हो सकता है, दैट मे बी लाइफ थ्रेटनिंग। ठीक है, तो ये हम इसकी बात कर रहे हैं। और उम्मीद है कल आपका हॉलीडे होगा, तो चाहे तो आप क्लास 7 to 8 भी सुबह रखवा सकते हैं, 7 to 8 या 8 to 9 भी आपकी क्लास अरेंज हो सकती है। या आप मुझे बता दें ग्रुप पे, अगर आप लगता है कि मॉर्निंग में, क्योंकि इवनिंग में तो इस टाइम आपका काफी बिजी शेड्यूल हो जाएगा फेस्टिवल होने की वजह से, तो मॉर्निंग में क्लास को मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, तो हम ग्रुप पे बात कर लेंगे। और चित्राली, तो ये हैंड कर्चीफ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से ट्रांसफर होगा, उसके बर्तन, उसकी चीजें यूज करने से ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है,
तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। अब सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स क्या, हम सिम्टम की बात करेंगे। देखिए सिम्टम्स, इसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, लेकिन जो सिम्टम्स हैं उन्हीं के बेस पर हम डिसाइड कर देते हैं, हम कंफर्म कर लेते हैं, हम डायग्नोज कर लेते हैं कि पर्सन सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। देखिए लंग्स में फ्लूइड भर जाता है, म्यूकस इकट्ठा हो जाता है और उससे ब्रीथ नॉइजी हो जाती है। जब हम ब्रीथ करते हैं ऐसी आवाज आती हैं, वो इसलिए होती है कि जो फ्लूइड है वो बार बार अप एंड डाउन होता है और उससे एक नॉइज क्रिएट हो जाती है। तो फ्लूइड इज डिपॉजिट इन द लंग्स, फ्लूइड यानी वो फ्लूइड म्यूकस होता है, फ्लूइड इज डिपॉजिटेड इन द लंग्स। जो फ्लूइड है वो हमारे लंग्स में डिपॉजिट हो जाता है एंड दैट कोज नॉइजी ब्रीथ। इससे क्या होगा? दैट कॉजेज, तो श्रेया गुप्ता, दैट कॉजेज नॉइजी ब्रीथ, आवाज वाली नॉइजी ब्रीथ। चलो नॉइजी ब्रीथ हम झेल लें, देख लें, लेकिन जो एल्वेलाई का सरफेस है उस पर म्यूकस या फ्लूइड डिपॉजिट हो गया, उससे गैस एक्सचेंज अफेक्ट होगा, गैस एक्सचेंज कम हो जाएगा और गैस एक्सचेंज कम होगा तो बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाएगी, CO2 बढ़ जाएगी। तो इट डिक्रीज ब्रीथ एंड डिक्रीज गैसियस एक्सचेंज। इससे क्या होगा? जो गैस एक्सचेंज है बच्चों वो कम हो जाएगा। तो क्या बढ़ेगा बॉडी में? CO2। क्या घटेगा? O2। दैट डिक्रीज O2 इन बॉडी एंड इंक्रीज CO2। CO2 बढ़ती है और O2 घटती है। और याद रखिए जब ऑक्सीजन घटेगी CO2 बढ़ेगी तो हमारा ब्रीदिंग रेट मानसी स्लो हो गया, फास्ट होगा। हम ब्रीथ फास्ट करेंगे, स्लो करेंगे, ये जल्दी सांस लेंगे या देर से लेंगे। तो आपको क्या लगता है मानसी, बताओ कि अगर ऐसा होता है तो निमोनिया किसी को हो रहा है, उसका ब्रीदिंग स्लो होता है, फास्ट होता है, अगर आपने कोई पेशेंट देखा है तो आपका एक्सपीरियंस क्या है? और श्रेया कह रही हैं बहुत ही फास्ट होता है, सुपर फास्ट हो जाता है। मानसी भी फास्ट बोल रही हैं और चित्राली कह रहे हैं मेरा भी फास्ट कर दो। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ब्रीदिंग रेट काफी फास्ट हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी को पूरा करना है। तो ब्रीदिंग रेट बिकम्स फास्ट, breathing rate becomes higher। तो चूंकि जल्दी जल्दी ब्रीथ करता है तो कहते हैं पसली चलना। जो रिब्स हमारी, आपको पता है रेस्पिरेशन पढ़ा हमने 11th में, तो रिब्स जो है दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वो अप एंड डाउन होती है। तो जल्दी जल्दी हमें लगता है कि पसलियां चल रही हैं। तो एक रफ लैंग्वेज में जो घर में बेसिकली दादी है या कोई ओल्ड लेडी है वो अक्सर कहते हैं कि बेटा इसकी पसली चल रही है, इसको निमोनिया हो गया। उनका अपना तरीका है डायग्नोस करने का, डिटेक्ट करने का। वो पसलियों के बेस पर ही बता देती हैं कि इसको निमोनिया हो रहा है। तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है और ऑक्सीजन लेवल घट जाता है, CO2 लेवल बढ़ जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि बच्चे को या इंसान को फीवर क्या होगा? फीवर होगा, हाई फीवर, एपिसोड्स ऑफ चिल, बीच में ठंड लगेगी, एपिसोड्स ऑफ चिल, कई बार ठंड लगती है, फिर तेज बुखार हो जाता है तो चिलिंग के एपिसोड होंगे। कफिंग, खांसी का रिफ्लेक्स, खांसी बनी रहेगी, कफिंग। तो बच्चों कफिंग हो जाएगा, खांसी बनी रहेगी बच्चे को। और हम ये भी जानते हैं कि जो उसे हेडेक भी होता है, हेडेक एंड बॉडी एक।
इतने सारे सिम्टम निमोनिया में अपीयर हो जाते हैं। अब मैं आपको एक सिम्टम और बता रहा हूँ। देखिए, लगातार अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट नहीं देंगे, डॉक्टर पास नहीं जाएंगे, तो हो सकता है कि ऑक्सीजन इतनी कम हो जाए कि बच्चे के लिप्स और नेल्स ब्लूइश हो जाएं, और दैट इज अ डेंजर साइन। यानी ऑक्सीजन इतनी कम हो गई है कि जो पेरिफेरल पार्ट हैं वहां तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही। तो इन एडवांस स्टेज क्या होगा? लिप्स एंड नेल्स becomes bluish, वो ब्लूइश हो जाते हैं, ठीक है। एंड इट इज डेंजर साइन, ये डेंजर साइन है, ये खतरे का निशान है। तो बोलो हाँ ना, कि यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर है आपको कि हमने जो बात की पैथोजन नाम, अभी कोई बड़ी बात तो नहीं, पैथोजन नाम जाना है। दो नाम आप याद रखने हैं, उसमें जो स्ट्रेप्टोनिमोनी है उसका नाम याद रखना है, और दूसरा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया का नाम याद रखना है कि लंग्स में पैरासाइट लंग्स को अफेक्ट करता है, और सिम्टम्स क्या क्या है, ट्रांसमिट कैसे होता है, वो हमें पता चल गया, ठीक है। और अब प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन देखिए यही है कि इन्फेक्टेड पर्सन कॉन्टैक्ट को अवॉइड करें और उसकी चीजें यूज ना करें, और इन्फेक्टेड पर्सन का एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट कराएं, ठीक है। तो अब मैं लिख देता हूं प्रिवेंशन क्या है। प्रिवेंशन मतलब हम बीमारी होने से अपने आप कैसे बचाएं कि हमको ना हो। जैसे कोरोना की हम बात करें, हर आदमी ये कहता है कि वैक्सीनेशन लें और साथ ही साथ मास्क लगाएं, 2 मीटर डिस्टेंस मेंटेन रखें। ये हम क्यों करें? ताकि हम कोरोना से बच जाएं, वो प्रिवेंशन मेथड है। तो प्रिवेंशन ये क्या है, कैसे करेंगे? अवॉइड द कॉन्टैक्ट of infected person and do not share his belongings. उसकी चीजें, do not share his belongings. ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रिवेंशन है, और it can be cured by the use of antibiotics. डॉक्टर पास जाएं, it can be cured by the use of antibiotics. Can be cured by the use of, by the help of, by the use of antibiotics. इसकी इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं। तो ये हमारा निमोनिया हो गया, सेकंड डिजीज बैक्टीरिया की। पहले टाइफाइड की हमने बात की, और हमने बात की निमोनिया की, और थर्ड है कोलेरा। थर्ड डिजीज कौन सी बैक्टीरिया की हमारे सिलेबस में? कोलेरा। तो इन सबके पैथोजन को आपको याद रखना है, कोई स्पेसिफिक टेस्ट वो याद रखना है। जैसे स्पेसिफिक टेस्ट, तो टाइफाइड का हमें जाना विडाल टेस्ट, बाकी निमोनिया कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता, सिम्टम से ही डायग्नोज हो जाता है कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। ठीक, अब हम आगे बात कर रहे हैं कोलेरा की बात में। कोलेरा नंबर नेक्स्ट डिजीज है कोलेरा। तो वन बाय वन हमें सब बीमारी पढ़नी है। तो नंबर थर्ड हम बात करें, तो बात करें कोलेरा की। देखिए, जो कोलेरा है बैक्टीरियल डिजीज है, तो हमें सबसे पहले मानसिक याद करना होगा कौन सा बैक्टीरिया कोज करता है, किस बैक्टीरिया से होता है। तो कोज्ड बाय विब्रियो कोलेरी।
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये ग्राम नेगेटिव है, 11th पढ़ चुके, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव, तो कॉज्ड बाय विब्रियो कोरियर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और खास बात क्या है, एंड इट इज कोमा शेप, इस बैक्टीरियल शेप कोमा जैसी है, एंड इट इज, ये भी 11th पढ़ा हमने, इट इज कोमा शेप। तो बैक्टीरिया नाम आपके सामने आ गया, ये भी कंफर्म ग्राम नेगेटिव है और कोमा शेप है, ये भी इसका फीचर पता चल गया। अब ट्रांसमिशन कैसे होता है उसकी बात में, ट्रांसमिशन कैसे होता है, पर उससे पहले हम जानेंगे ये पैरासाइट कहां पर है, किस पार्ट को अफेक्ट करता है। तो इट इज इंटेस्टाइनल पैरासाइट, तो टाइफाइड इंटेस्टाइनल पैरासाइट है और विब्रियो कोरियर भी इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। इट इज इंटेस्टाइनल पैरासाइट, ठीक है। तो एक उसकी लोकेशन याद रखनी है, बॉडी किस पार्ट को अफेक्ट कर रहा है वो याद रखना है, और उसका पैथोजन का नाम याद रखना है, और कोई स्पेशल फीचर है तो उसको भी आपको याद करना होगा। और हमको रिस्क नहीं ले सकते, देखिए हमें डॉक्टर बनना है, नीट क्वालिफाई करना है, और जितना आप सिलेबस को सिलेबस के एक एक टॉपिक को पढ़ोगे उतना ही रिस्क मिनिमाइज होता चला जाता है। तो नो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स, ये पहला क्राइटेरिया आपको याद रखना, पूरा सिलेबस हमको कंप्लीट करना है, और कंप्लीट मतलब लर्न करके कंप्लीट करना है। तो ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट हो गया। अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ट्रांसमिशन वही गंदा खाना गंदा पानी, बाई कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर, गंदा खाना गंदा पानी इसको ट्रांसफर करता है, और जो फ्लीज हैं, मक्खियां हैं, वो भी इसको ट्रांसफर करती हैं। क्योंकि देखिए गंदगी पर मक्खियां बैठकर अगर हमारे फूड पर, हमारी वेजिटेबल पर, हमारे सब्जियों पर बैठ रही है और हम उसको अनवॉश्ड मतलब फॉर्म में ही खा रहे हैं बिना वॉश किए हुए, तो ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी हम खाएं उसको प्रॉपरली क्लीन करके खाएं, वॉश करके खाएं। लेकिन ऐसा हम कम करते हैं, हालांकि कोरोना के बाद मैं देखता हूं कि लोग काफी एक्टिव अलर्ट हुए हैं, घर में वेजिटेबल आती है, फ्रूट्स आते हैं, उनको प्रॉपरली वॉश करके तब वो अपने घर में अंदर फ्रिज में जहां रखते हैं। तो दैट्स गुड, अच्छी बात है। तो मैं अगला पॉइंट लिख रहा हूँ, फूड एंड वाटर, प्लीज मक्खियां, प्लीज आल्सो ट्रांसफर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। देखिए हमारे हैंड्स हैं, अगर उनको वॉश नहीं करते, क्लीन नहीं करते, सब्जियां फ्रूट को क्लीन नहीं करते, तो भी ट्रांसफर होता है। कई बार आप देखते हो मार्केट में कटे हुए फल काट रख देते हैं वो, और लोग उनको खरीद लेते, खाते हैं। नहीं करना है, क्योंकि वहां पर उस पे फ्लीज आकर बैठती हैं और वो किसी बैक्टीरिया को, ये तो है ही, किसी और बैक्टीरिया को भी ट्रांसफर वहां पर कर सकती हैं। चलिए, तो टू ईट unwashed fruits and vegetables ठीक है, and to take meal without washed hands, to take meal, खाना जो बिना हाथ धोए खाते, to take meal without washing the hands। ठीक है, इतने तरीकों से ट्रांसफर होता है। तो सबसे गंदगी है कुल मिला के
तो जो गंदगी है, डर्ट है, या हमारा जो एक अनहाइजीनिक हमारा मेथड है खाना खाने का, उससे ट्रांसफर हो सकता है। तो हमेशा मैंने कल भी कहा था 80% डिजीज को हम खत्म कर सकते हैं, अपना बचा सकते हैं, अगर हम हाइजीन मेंटेन रखें, सफाई का ध्यान रखें। क्योंकि आप कई बार हम पानी की क्वालिटी ध्यान देते हैं, जहाँ पानी रखा हुआ है, कब का रखा, कैसे रखा हुआ है, हम पी लेते हैं। ऐसे खाना, स्टेल फूड, बासी खाना हम खा लेते हैं, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं क्यों वेस्ट करें इसको, हम खा लेते हैं, और कई बार उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब हम बात करें सिम्टम्स की। इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स कोलेरा के, ठीक बच्चों, हम सिम्टम की तरफ जा रहे हैं। सिम्टम्स कौन से हैं? देखिए, इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंट राइस वाटरी मोशन, बार बार फ्रीक्वेंट मोशन, लैट्रीन मोशन, और वो कैसा होता है मोशन? राइस वाटर, लाइक राइस वाटर। जो मोशन होता है वो राइस का वाटर, जिसे हम मांड बोलते हैं, उस जैसा होता है। यानी वो टाइट नहीं होता, बल्कि वो एक लिक्विड और सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये सिम्टम है स्टूल का। और हम और बात कर रहे हैं, तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि जो बैक्टीरिया है, इट इनहिबिट एब्जॉर्प्शन ऑफ, बैक्टीरिया इनहिबिट एब्जॉर्प्शन, जो विब्रियो कोलोरी है, जब हमारे इंटेस्टाइन में होता है, तो ये जो हमारे इंटेस्टाइन में मिनरल्स हैं, उनको एब्जॉर्ब कम करने देता है ना, इनहिबिट द एब्जॉर्प्शन। और वो कौन कौन से हैं? वो क्लोराइड आयन सबसे ज्यादा हैं, इनहिबिट एब्जॉर्प्शन ऑफ सीएल आयंस, सीएल आयंस के एब्जॉर्प्शन कम करता है। तो एक तो एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, उल्टा ये हमारे इंटेस्टाइन से वाटर, सोडियम, क्लोराइड, कैल्शियम और पोटेशियम को रिलीज कर देता है। हमारे ब्लड से कैल्शियम कम कर देगा, सोडियम कम कर देगा, पोटेशियम कम कर देगा, और क्लोराइड को कम कर देगा, और साथ ही साथ वाटर को रिलीज करता रहता है। तो हमारे ब्लड से पानी बाहर आ रहा है, सोल्ट्स बाहर आ रहे हैं, और इसकी वजह से हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन, पानी कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस हैं, उनका लेवल गड़बड़ा जाएगा, इसे इम्बैलेंस बोलते हैं। ये इसके सिम्टम की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इट इंक्रीज, it causes secretion of water, secretion of water, जो पानी है उसको water, and some salts as sodium, सबसे important सोडियम है, as sodium, calcium and potassium from intestine। तो हमारे इंटेस्टाइन से वाटर निकाल देगा, उसमें कुछ सोल्ट निकाल देगा, और इसकी वजह से बॉडी में वाटर कमी हो जाती है। दैट कॉज डिहाइड्रेशन एंड इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इट रिजल्ट इनटू, इससे क्या होगा, इट रिजल्ट इनटू, तो जी क्या इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट्स इनटू डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन एंड imbalance of imbalance of electrolytes। तो जब ये इन्फेक्शन हमारे करेगा, तो हमारे बॉडी में पानी कम हो जाएगा,
और साथ ही साथ कुछ मिनरल्स कम हो जाएंगे। अब देखिए, पानी कम होने से जो स्किन की इलास्टिसिटी है, डिहाइड्रेशन कंडीशन में इलास्टिसिटी ऑफ स्किन इज लॉस्ट। अब हम स्किन को ऐसे मैंने खींचा, छोड़ दिया, अपनी जगह वापस चली गई। लेकिन अगर डिहाइड्रेटेड कंडीशन में ही होती तो मैं स्किन को इसे इरेज करता, ऊपर उठाता और छोड़ता, तो यही खड़ी खड़ी रह जाती। एक कॉमन टेस्ट है, इससे आप पता लगा सकते हैं आप डिहाइड्रेटेड तो नहीं हो। तो इलास्टिसिटी ऑफ स्किन इज लॉस्ट, इलास्टिसिटी of skin becomes poor या reduced, decrease, कम हो जाएगी। और चूंकि पानी पूरी बॉडी में कम हो रहा है तो आई श्रिंक, तो सिकुड़ जाती, आंखें ऐसे अंदर गड्ढे में चलेगी हों। तो श्रिंकेज ऑफ आई, श्रिंकेज आई श्रिंक, सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती हैं और रहता अंदर धस रही है। और रीजन क्या है? पानी कम हो रहा है। तो इतने सारे सिम्टम्स कोलेरा के होते हैं जिसमें दिखाई पड़ते हैं। और एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होता है, और साथ ही साथ मस्कुलर क्रैम्प्स, पेन एंड मस्कुलर क्रैम्प्स, ये सब सिम्टम्स अपेयर होते हैं कोलेरा। ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है? डिहाइड्रेशन हो रहा है, उसको रिहाइड्रेशन में रिहाइड्रेशन करना है। और उसके लिए हमें उसको ORS देना होगा। ORS आप कई बार सुनते हो, इसके पाउच आते हैं, उसमें एक पाउडर होता है, इसमें ग्लूकोज होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, जो भी मिनरल लॉस हो रहा है सब मौजूद होते हैं, प्रोवाइड होते हैं। तो हम क्या करेंगे? उसको ORS सोल्यूशन देना चाहिए। तो अब मैं ऊपर लिखना हूँ, और अब हमें क्या करना है? ORS should be given to the patient. ORS, इसका पूरा नाम होता है मानसी ओरल रिहाइड्रेटेड, मैंने लिखा है रिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। तो ORS should be given to the patient, given to patient। हमें पेशेंट को ORS देना होगा, इमीडिएट देना होगा। एंड कंसल्ट टू डॉक्टर, तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना होगा। एंड कंसल्ट टू डॉक्टर, कंसल्ट टू डॉक्टर। और अगर हम ऐसा नहीं करते मानसी, तो इट में भी लाइफ थ्रेटनिंग, जान जा सकती है। अगर ये अनट्रीटेड रहे तो ट्रीटमेंट ना दें तो इट में भी लाइफ थ्रेटनिंग। और विदाउट ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, इट में भी लाइफ थ्रेटनिंग। तो जान जा सकती है, इसे तुरंत डॉक्टर कॉन्टेक्ट करना चाहिए। और प्रिवेंशन वही है कि हमें हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करनी है, हाइजीन को मेंटेन रखना है। तो इन्फेक्शन कैन बी अवॉइडेड बाय हाइजीन, infection can be avoided to maintain hygiene।
टू मेंटेन हाइजीन, सफाई रखकर हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हाइजीन तो बहुत सी बीमारी से हमें बचा सकती है, और वो हाइजीन पर्सनल भी होनी चाहिए और पब्लिक हाइजीन भी होनी चाहिए। ये हम आगे पढ़ेंगे पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हाइजीन क्या है और उसको कैसे मेंटेन करते हैं। चलिए, तो ये हमारा कोलेरा हो गया। बैक्टीरिया नाम आपको याद हो गया है कि वो बैक्टीरिया जिसको करता है विब्रियो कोलोरी, कॉमन शेप है, ग्राम नेगेटिव है, और इंटेस्टाइन में पैरासाइट, और ये हमें जो हमारा सीएल है उसका एब्जॉर्प्शन घटा देता है, बल्कि हमारे इंटेस्टाइन से वाटर और सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम को रिलीज करा देता है, जो स्टूल के साथ, लैट्रिन के साथ बॉडी से बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में पानी कम हो जाता है, हमारा डिहाइड्रेशन हो जाता है और सोल्ट कम हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये कोलेरा हो गया। अब हम तीनों बैक्टीरियल डिजीज हमारी कंप्लीट हो गई, एक टाइफाइड, एक निमोनिया और एक कोलेरा। इसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, देयर इज नो स्पेसिफिक टेस्ट फॉर कोलेरा। सिम्टम के बेस पर हम डायग्नोस करते हैं। अब हम बात करेंगे वायरल डिजीज की, और दो वायरल डिजीज हमको पढ़नी है, एक कॉमन कोल्ड है और एक एड्स है। तो पहले हम बात करेंगे कॉमन कोल्ड की, वायरल डिजीज की। कॉमन कोल्ड, तो अब बैक्टीरिया हमारी कंप्लीट हो गई है और वायरल हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं कॉमन कोल्ड को। कॉमन कोल्ड, जैसे मैंने अभी कहा कि वायरस से होती है, और जो वायरस कॉमन कोल्ड करता है उसको बोलते हैं राइनो वायरस। तो कोज्ड बाय राइनो वायरस, कोज्ड बाय राइनो, मानसिक राइनो वायरस। इस वायरस से हमें कॉमन कोल्ड होता है, और इसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये क्वेश्चन भी आप नोट करेंगे। मुझे पता है कि आप हाथ का नोट अच्छी तरह लिखते जा रहे हो, और ये सही तरीका है कि अगर आप नोट्स बनाएंगे, अपना आप लिखेंगे, तो उसको लर्न करना बहुत आसान होता है। नहीं कह रहा हूँ, इट्स जेनेटिक मटेरियल क्या है, इज एसएसआरएनए, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है, और इट हैज मल्टीपल स्ट्रेन। इसके बहुत सारे स्ट्रेन हैं, बहुत सारे फॉर्म हैं। जैसा आप कहते हैं कोरोना स्ट्रेन बन गया, नया स्ट्रेन आ गया, ये हो गया, तो ऐसे ही इसके स्ट्रेन भी मल्टीपल होते हैं। बहुत सारे स्ट्रेन इसके हैं, मोर देन 15,000। इट हैज मल्टीपल स्ट्रेन, इट हैज मल्टीपल स्ट्रेन। तो इसके स्ट्रेन मल्टीपल, बच्चों बहुत सारे स्ट्रेन इसके होते हैं। अब ये कहां पर पैरासाइट है? ये जो पैरासाइट है आप समझते होंगे लंग्स में नहीं, ये नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज में होता है, नॉट इन लंग्स। तो इट इज पैरासाइट इन, कहा ये, इट इज मानसिक पैरासाइट इन nose and respiratory passage, तो नॉट इन लंग्स। लंग्स में पैरासाइट नहीं होता, लंग्स से पहले ही जो नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज ट्रैक किया है वहां तक ये पैरासाइट उसी में प्रेजेंट होता है। अब ट्रांसमिशन कैसे होता है? ट्रांसमिशन आप सब जानते हो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है। ट्रांसमिशन occurs through direct contact, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होगा, ठीक है। तो यानी कॉन्टाजियस है। और अक्सर आप देखते हो, अगर श्रेया अपनी फ्रेंड
अपनी फ्रेंड गीता के साथ बैठी हुई है, उनको कॉमन कोल्ड हो रहा है और थोड़ी देर श्रेया गुप्ता कहती है तुम तो मुझे कर दे, देख मेरी जुकाम हो गया, छींक आने लगी, नाक बहने लगी। तो बहुत जल्दी ट्रांसफर होता है और कॉन्टैक्ट से ट्रांसफर हो जाता है। तो कॉमन कॉन्टैक्ट ऑटोजियस है और नेजल ड्रॉपलेट्स जो हम एक्सप्रेशन करते हैं उससे ट्रांसफर होता रहता है। और to the belonging by the end contact and by the belongings of infected person, जो सी चीजें हैं जिनको छूता है वो इन्फेक्टेड पर्सन। वो बिलोंगिंग्स क्या क्या होते हैं जो आपने पहले लिखी हैं, पहले जानी है, वही बिलोंगिंग्स हैं और उनको हम बोलते हैं पेन, पेंसिल, बुक्स, कप्स, कंप्यूटर कीबोर्ड एक्सेट्रा। एज पेन, पेंसिल्स, बुक, मोबाइल एंड कंप्यूटर एक्सेट्रा। तो उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से ट्रांसफर हो सकता है या फिर जो उसकी चीजें हैं जैसे हम लिखी हैं अगर हम उनको यूज करते हैं तो फिर ये अवनी हमें ट्रांसफर हो जाता है, एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। और जो भी लंग्स में पैरासाइट हैं या रेस्पिरेटरी पैरासाइट हैं उनका ट्रांसमिशन नेजल ड्रॉपलेट, जो हमारा नाक से एयर बाहर आ रही है, छींक के साथ ड्रॉपलेट बाहर आती हैं, उनके थ्रू होता है। तो एक छोड़ता है, दूसरा इनहेल करता है। माने कोई इन्फेक्टेड है तो ब्रीथ तो सब करते करते हैं, एक्सप्रेशन तो करेंगे, सांस तो छोड़ेगा, उसमें वायरस बैक्टीरिया बाहर आएंगे और जब दूसरा इनहेल करेगा उसमें वो ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब सिम्टम्स की बात करें। सिम्टम्स आप सब जानते हो। सिम्टम्स तो रनिंग नोज, नाक बहती है, रनिंग नोज, नाक बहना, रनिंग नोज। ठीक है, स्नीजिंग, छींक आती, स्नीजिंग, ये भी आप जानते हो। कहते भाई छींक आ रही है, जुकाम हो गया, हमें वैसे बोलकर आप अपना आइडिया लगते हो कि भाई 3-4 बार छींक आ ली और नाक बह रही है तो मुझे तो कॉमन कोल्ड हो गया। और ये भी कहोगे कि उसने उसकी वजह से लगा, मैं उसके पास बैठा था, उसने मुझे ट्रांसफर कर दिया। और अब आप किसी करोगे तो आपको बदनाम करेगा। तो ये होता है। नेजल कंजेशन होता है, नेजल, नाक फंस हो जाते हैं, नेजल कंजेशन। क्या फिर नाक बंद हो गई, मुझे नेजल कंजेशन बोलते हैं। और तुम्हें तो बड़ा डर सा लगता है रात में अगर सो रहे हैं, आपकी आंख खुले, आप देखो सांप, मुझे तो बहुत डर लग जाता है, लगता है कि पता नहीं कैसे होगा, अब ये खुलेगी नहीं खुलेगी, और अगर नहीं खुले तो क्या होगा। तो एक बार टेरराइज हो जाता हूँ मैं तो पूरी कोशिश करूँ खोल के सोऊं। तो मैं कभी यूं जो भी अवेलेबल विक्स या जो भी वो ओट्रोविन होती है उसको डाल के, तो लगता है खुल गई, अब सो जाओ। तो डर तो लगता है। जिंदगी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है और सबको इस पर कदर करनी चाहिए। कुछ लोग मैं देखता हूँ कि भैया बाइक पे टू फां टू, अपना भी रिस्क और दूसरों को रिस्क। अक्सर ऐसे लोग अपने लिए तो खतरा ही, और दूसरे जो इनोसेंट लोग हैं जिसका कोई उनसे लेना देना नहीं है, उनके लिए वो रिस्क बन जाते हैं। और ऐसा अक्सर आप देखते हो, टक्कर मार गया, ये हो गया, और ऐसा हो जाता है। तो होर्सनेस, हाँ, और क्या क्या होता है। तो मैंने ये भी कहा कि एक होर्सनेस यानी आवाज भारी, होर्सनेस इन वॉइस, आवाज भारी होती है। और टायर्डनेस, थकन से रहते, टायर्डनेस, हेडेक, हेडेक हो जाता है। और हम में से सबने इसको फील किया है, ऐसा कोई नहीं जो साल में 1-2 बार फील ना करता हो। और खुश की इम्यूनिटी इतनी कमजोर होती है,
कि मौसम जब बदलता है या कुछ होता है, कहते हैं भाई हम तो परेशान हो, जब ये मौसम बदलता है हम तो कई कई दिन इस जुकाम से छींक से परेशान रहते हैं। तो चलिए खैर, वो इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें होगा नहीं होगा, और अगर होगा तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। कुछ लोग कहते हैं सुबह छींक से आए भैया हमें तो गर्म पानी पे ठंडा पानी पे ये होगा ठीक होगा, कुछ कह रहे भैया सब कुछ कर दीजिए हमारा तो ठीक नहीं। तो दैट डिपेंड्स ऑन आवर इम्यूनिटी, जो भी लेसन में पढ़ेंगे आगे। चलिए तो अब हम जागरूकता और बात करते हैं। तो होर्सनेस हो गई, आवाज भारी हो गई, और अब बचे कैसे इससे, इसके बचना बचाव तरीका क्या है। और गले में खिचखिच है ना, वो भी तो लिखा, शोर थ्रोट, गला ऐसा लगता कुछ अटक गया हो, कुछ बिछ गया हो, और अनजान से एक डिस्कम्फर्ट सा एंजाइटी से बन रहती है, और काम भी करने पड़ते हैं। ये एक्चुअली माइल्ड डिजीज, माइल्ड लाइक फैटी लिस्ट नहीं कोई, और हाँ 3-4 दिन जब तक रहती है तब तक हम सबको बेचैन रहती है। सेकंड और थर्ड डे काफी प्रॉब्लमेटिक होता है, और थर्ड डे के शाम से थोड़ा आराम मिलने हो जाता है, और 5 डेज में अपना आप रिकवर हो जाता है अगर हमारा इम्यून सिस्टम ठीक है। तो अब देयर इज नो ट्रीटमेंट, देयर इज नो ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड। कोई ट्रीटमेंट नहीं, नो ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। 4 और 5 डेज में बॉडी अपने आप इसको रिकवर कर लेती है। इट इज रिकवर्ड, बॉडी रिकवर्ड इटसेल्फ within 4 or 5 days, within 4 और 5 days। आप कुछ भी ना करें, फिर थोड़ा केयर कर लें, जब ठंडा गर्म ना पी जाती है, एसी वेसी में ना जाए, तो बॉडी जल्दी रिकवर 3-4 दिन रिकवर कर लेती है। ट्रीटमेंट कोई नहीं है, फिर भी आपको हम डॉक्टर दवाई देता है, वो जो मेडिसिन है वो सिम्टम्स को कम कर देती है, ठीक बॉडी अपना आप करेगी। तो विटामिन सी भी आपका है तो विटामिन सी लो। तो विटामिन सी मिनिमाइज द सिम्टम्स, नॉट क्योर, वो क्योर नहीं है। मैं लिख देता हूँ, बहुत लोग आपको एडवाइस करते हैं विटामिन सी minimize reduce the symptom, reduce the symptoms। तो जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट सिम्टमेटिक होता है, सिम्टम के बेस पर होता है। मतलब जो सिम्टम दिखाई पड़ रहे हैं हम उसके हम दवाई ले लेते हैं तो सिम्टम कम हो जाते हैं। जैसे आपको बुखार सा हो रहा है तो आपने पैरासिटामोल ले ली, आपको कोई दर्द हो रहा है तो आपने कोई एनर्जिक पेन किलर ले लिया, आपको छींक ज्यादा रही तो आपने एंटीहिस्टामिनिक ले ली। तो वो ठीक नहीं कर रही है, वो उन सिम्टम कम कर रही है, पर हाँ हमें तो राहत मिलती है, हमें तो अच्छा लगता है कि हाँ हम ठीक हो रहे हैं। तो अब देखिए इसके 15,000 ज्यादा स्ट्रेन होते हैं, मोर देन 15,000 स्ट्रेन्स ऑफ दिस बैक्टीरिया, ऑफ दिस वायरस आर रिकॉर्डेड। 15,000 ज्यादा स्ट्रेन रिकॉर्डेड हैं, और एक स्ट्रेन से एक ही बार हमें कोल्ड होता, दोबारा वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल बना लेती है। पर 15,000 स्ट्रेन बहुत ज्यादा स्ट्रेन है, हमें रोज भी होता रहे तब भी स्ट्रेन खत्म नहीं होती। इसकी वैक्सीन बनाई जा सकती थी अगर स्ट्रेन एक ही होता, तो ड्यू टू मल्टीपल स्ट्रेन, बहुत स्ट्रेन होने की वजह से इसकी वैक्सीन पॉसिबल नहीं। तो ये कॉमन कोल्ड की बात हो गई, पहली वायरल डिजीज की बात हो गई। वायरस का नाम राइनो वायरस है, और उसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, एक ही मॉलिक्यूल होता है आरएनए, और ये हमारे नेजल पैसेज में और हमारी नोज में पैरासाइट होता है, और यहीं पर नुकसान करता है, लंग्स में ये नहीं जाता। तो अब तक हमारी 4 डिजीज हो चुकी हैं, 3 बैक्टीरियल और 1 वायरल।
और अब हम आगे पढ़ेंगे एड्स। दो ही बैक्टीरियल वायरल डिजीज हमें पढ़नी है, एक हमारी हो गई है और दूसरी एड्स की बात करें तो आप सब इससे फैमिलियर हो। इस वर्ड नाम सुनकर ऐसा लगता है पर पता चलता है उनको एड्स हो गया तो इतने दिमाग में आता है कि भैया अब नहीं, ये दिमाग में आता है और सही आता है कि उसका वो ट्रीटमेंट नहीं। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम की बात हम करेंगे कल की क्लास में होगी और वो सुबह रख लेते हैं क्योंकि कल शाम को आप फास्टिंग में आपका रहेगा तो उस टाइम तक आते आते आप काफी टायर्ड हो चुके होंगे और इंटरेस्ट पढ़ाई में आपका नहीं होगा उस टाइम, क्योंकि जब थके होते हैं और हमारा मन जो है वो रेस्ट नहीं करता, ना कि पढ़ने की तरह। अगर आप चाहेंगे तो आप ग्रुप पे डाल देना कि कल क्लास 7 to 8 या 8 to 9 रखी जा सकती है, दो ही ऑप्शन आपके पास है। चलिए आज यहीं तक। और मानसिकता कह रही है थोड़े डाउट्स हैं, मैं आपको क्लास के बाद, आज नहीं कल सुबह करना, कल सुबह कॉल करना, मैं आपके डाउट के जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो मानसी जी आप कल सुबह जो क्लास होगी उसके बाद फोन करें तो आपके डाउट के जवाब मिल जाएंगे। चलिए थैंक्स फॉर बीइंग टुगेदर एंड सी यू टुमारो। अब वो मॉर्निंग भी हो सकता है, इवनिंग भी हो सकता है, वो टाइम आपके ऊपर डिसाइड आपको करना है।